इस दुर्घटना के बाद हमारी टीम ने लगातार 36 घंटों तक काम किया बिना रुके और इस दौरान हम केदारनाथ धाम से लेकर गुप्त काशी और फाटा में बनाए गए उस हेलीपैड तक गए जहां से ये तमाम हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरते हैं। और इस ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान हमें ऐसी कई चौंकाने वाली बातें पता चली जिन पर शायद आपके लिए भी यकीन करना बड़ा मुश्किल होगा। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इस समय केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवा किसी बस सेवा की तरह चलाई जा रही है। यानी जैसे आपके शहर में कोई बस या ऑटो रिक्शा चलते हैं, ठीक उसी तरह से श्रद्धालुओं को केदारनाथ धाम के दर्शन कराने के लिए ये हेलीकॉप्टर्स वहां पर उड़ान भर रहे हैं। यह जैसे कि ये हेलीकॉप्टर्स नहीं कोई बस सेवा हो या कोई ऑटो रिक्शा हो। दूसरी बात जो हमें पता चली वो ये कि केदारनाथ में जो हेलीपैड बनाया गया है वहां एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी की कोई सुविधा है ही नहीं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल असल में एक तरह का मैकेनिज्म है जिसके तहत उड़ान भरने वाले विमानों और हेलीकॉप्टर्स को जरूरी सूचनाएं दी जाती हैं और इसके लिए हवाई अड्डों के पास या हेलीपैड के आसपास एटीसी टावर्स लगाए जाते हैं जिनकी मदद से यह पता चलता है कि कोई हेलीकॉप्टर जमीन से कितनी ऊपर उड़ रहा है और दो या उससे ज्यादा हेलीकॉप्टर्स या विमानों के बीच एक निर्धारित दूरी है या नहीं। यानी ये पूरे एयर ट्रैफिक को जो कंट्रोल करता है उसे हम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कहते हैं। और जिस रूट से किसी हेलीकॉप्टर को उड़ान भरनी है उस रूट पर कोई और चुनौती तो नहीं है, ये सारी बातें एटीसी बताता है। वहां एटीसी है ही नहीं, वहां कोई एटीसी टावर नहीं है। और ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए निकल जाए, या ये समझ लीजिए कि सड़कों के सारे ट्रैफिक सिग्नल्स रोक दिए जाएं, हटा दिए जाएं। आप सोचिए अगर सड़क पर आप चल रहे हैं और ट्रैफिक सिग्नल सारे हट जाएं तो क्या होगा। तीसरी बात जो हमें पता चली, जो हमने देखी, वो ये कि ऐसे हेलीपैड्स पर मौसम से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने के लिए वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम होना चाहिए जिसे हम डॉपलर रेडार कहते हैं। लेकिन हैरानी की बात यहां पर यह है कि केदारनाथ में अभी किसी भी हेलीपैड पर इसकी कोई सुविधा नहीं है। जब केदारनाथ में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था तब वहां मौसम बहुत खराब था, विजिबिलिटी बहुत कम थी और इस दौरान वहां लगातार बर्फबारी हो रही थी। हालांकि जिस कंपनी का यह हेलीकॉप्टर था उसका अब यह कहना है कि उसकी तरफ से कोई चूक नहीं हुई और उसके पायलट के पास 12 साल का अनुभव था। इसलिए अब यहां बड़ा सवाल यह है कि इस दुर्घटना के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। यहां जिम्मेदारी आम लोगों की भी तो बनती है, क्योंकि अगर केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवा एक बस सेवा में तब्दील हो गई है तो इसका कारण वहां आने जाने वाले हजारों लाखों श्रद्धालु भी हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि इस दुर्घटना को सिर्फ 2 दिन बीते हैं और केदारनाथ का मौसम अब भी काफी खराब है, लेकिन इसके बावजूद हेलीकॉप्टर में सफर करने के लिए सैकड़ों लोग आज भी लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये लोग ये नहीं जानना चाहते कि ये हेलीकॉप्टर सेफ सुरक्षित है या नहीं, वो ये नहीं जानना चाहते कि ये पायलट कितना क्वालिफाइड है, वो ये नहीं देखना चाहते कि इस समय मौसम खराब है, उड़ने के लिए मौसम सही है भी या नहीं है। तो केदारनाथ घाटी में हम उतर चुके हैं और देखिए हेलीपैड से हम आगे बढ़ रहे हैं और केदारनाथ घाट पर फिलहाल हम मौजूद है। मेरे पीछे हमारा ये चॉपर आपको नजर आ रहा है जिसके जरिए हम यहाँ पहुंचे थे। यात्रा जो हमारी है 10 मिनट में हो गई है। हिमालय की खतरनाक पहाड़ियों में से केदारनाथ घाटी की ये पहाड़ियां बेहद जोखिम मानी जाती हैं यात्रा के लिए, लेकिन यहाँ पर हेलीपैड पर हम मौजूद हैं और पीछे देखिए ऐसे तमाम जो हेलीकॉप्टर हैं वो दिन भर यहाँ पर आते हैं, यात्रियों को लेकर आते हैं। ये हेलीकॉप्टर जो आपको नजर आ रहा है ये 6 लोगों के बैठने वाला हेलीकॉप्टर है। हालांकि आज से कुछ दिन पहले एक ऐसी घटना घटित हुई थी जहां पर आर्यन कंपनी का एक हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हो गया था, जिसमें से 6 लोगों की पायलट और एक पायलट की मौत हो गई थी। हालांकि तमाम लोगों से जब हमने बात की तो हमें ये पता लगा कि ये हेलीकॉप्टर जो है ये वैसे सुरक्षित होते हैं, इनमें जो पायलट होते हैं वो आर्मी बेस्ड होते हैं। तमाम यहाँ पर पायलटों से हमने बातचीत की और ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बताया कि बेल 407 के साथ जो दुर्घटना घटित हुई थी वो एक अपवाद हो सकती है। गौरव, आपसे हम ये जानना चाहते हैं, 2 दिन पहले इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, उसके बाद आप केदारनाथ पहुंचे हैं। इन 2 दिनों में क्या आपको सब कुछ सामान्य लगा? क्या लोग उस दुर्घटना को भूल चुके हैं? आपको लगता है कि सब नॉर्मल हो चुका है? और आपने वहां जाकर एक फॉलो अप जरूर किया होगा, आप हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे वहां से?
बिल्कुल यहाँ फॉलो अप भी किया, दर्शक बात भी की। यहाँ पर जितने भी लोग हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, जो श्रद्धालु पैदल आ रहे हैं, सभी से हम लोगों ने बात की। और सुधीर, अगर मैं आपको बताऊं वो क्या कहते हैं, जो लोग हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं उन्होंने कहा जो हादसा हुआ वो हुआ, जांच में निकल कर आएगा उसकी वजह क्या है। वो बाबा केदार के आश्रय यहां आ रहे हैं और इसीलिए उनको डर नहीं है। जिस हेलीकॉप्टर में हम आए, हमने लोगों से बात की, क्या डर नहीं है? जिस तेज गति से हेलीकॉप्टर, वरना देखिए ना 16 किलोमीटर लंबा सफर है, 9 घंटे लगते हैं। कई जगह वहां पर दलदल इतना है, पत्थर निकल रहे हैं, घोड़े तक फिसलने लगते हैं, तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस परेशानी को देखते हुए लोग कहते हैं केवल 10 मिनट में आप किसी भी स्थान से, चाहे आप गुप्तकाशी में हो या फाटा में हो, 10 मिनट में आप केदारपुरी पहुंच जाते हैं और 10 मिनट में आप वापस पहुंच जाते हैं। तो अगर आप प्रोज और कॉन्स को वे करें तो लोग कहते हैं कि हेलीकॉप्टर की यात्रा उनके लिए एक सुखद अनुभव है, पहली बात। दूसरी बात, जिस रास्ते से आप आते हैं वहां पर 9 हेलीकॉप्टर उस समय उड़ रहे थे, एक दुर्घटनाग्रस्त हुआ। दुर्घटना के कारण क्या थे? वो पायलट बहुत प्रशिक्षित थे, भारतीय सेना में रह चुके थे, मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स उड़ाते थे। उन्होंने वापस जाने का प्रयास किया, नहीं जा पाए। जांच में निकलेगा कि क्या ये CFIT या कंट्रोल फ्लाइट इनटू टेरेन थी, तो वो एक हादसा था। और ये जो हमने आपको आज तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये ऐसे मौसम में इन फ्लाइंग सूट्स का टेस्ट किया गया है जब हवाएं बहुत तेज हैं, मौसम बहुत ज्यादा खराब है और वहां हवा बहुत तेज चल रही है। और फिर यह टेस्ट किया गया कि अगर किसी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ये फ्लाइंग सूट पहनकर किसी पहाड़ी इलाके पर, दुर्गम स्थान पर अगर जाया जाए तो फिर कैसे जाएंगे ये लोग। उत्तराखंड में LAC पर बसा आखिरी गांव माणा भी एक ऐसा ही गांव है जो यूं तो संपन्न है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा करेंगे और इस दौरान वो इस गांव में भी जाएंगे। इस गांव में वो लगभग 1.5 घंटा रुकेंगे और आज जो अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं ये उसी माणा गांव की हैं जो उत्तराखंड में भारत और चीन की सीमा पर बसा हुआ है। वर्ष 1962 के भारत और चीन युद्ध से पहले माणा गांव तिब्बत से व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था, लेकिन युद्ध के बाद यहां तिब्बत से आवाजाही पर रोक लगा दी गई और प्रधानमंत्री मोदी कल यहां रोड और रोपवे प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे। अब आपको सरकार की उस वाइब्रेंट विलेज योजना के बारे में बताते हैं जिसके जरिए सरकार चीन की चालबाजी का जवाब देना चाहती है। भारत और चीन सीमा पर बसे गांवों से पिछले कुछ वर्षों में जबरदस्त पलायन हुआ है और इसकी सबसे बड़ी वजह है बुनियादी सुविधाओं का अभाव। इन गांवों में ना तो सड़क है, ना बिजली है, मोबाइल नेटवर्क भी ठीक से काम नहीं करता, कोई सुविधाएं नहीं है। हमारे देश में 5G क्रांति तो होने वाली है, लेकिन इन गांवों के लोगों को 2G वाली स्पीड भी मुश्किल से मिलती है। कोई सुविधाएं यहां नहीं है और रोजगार भी लोगों के पास नहीं है, इसलिए लोगों ने ये गांव छोड़ दिए। सैकड़ों गांव पूरी तरह से खाली हो गए हैं। इन वीरान गांवों को अक्सर अब घोस्ट विलेज कहा जाता है, यानी भूतिया गांव। आपको जानकर हैरानी होगी कि वीरान पड़े गांवों की संख्या 500 से भी ज्यादा है। जहां जहां भारत चीन की सीमा मिलती है वहां वहां आपको ऐसे गांव मिल जाएंगे। भारत और चीन की सीमा की कुल लंबाई 3488 किलोमीटर के आसपास है। देश के 5 राज्यों में चीन की सीमा एक दूसरे को छूती है, हमारे देश को, और जम्मू कश्मीर का 1597 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश का 1126 किलोमीटर, उत्तराखंड का 345 किलोमीटर का हिस्सा चीन की सीमा से जुड़ा है। हिमाचल प्रदेश का 200 किलोमीटर और सिक्किम का 220 किलोमीटर हिस्सा चीन की सीमा से लगा हुआ है। इन सभी राज्यों की सीमाओं से सटे बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो अब खाली हो चुके हैं, वीरान हो चुके हैं या धीरे धीरे खाली हो रहे हैं, लोग वहां से जा रहे हैं और यह स्थिति अच्छी नहीं है। चीन की सीमा से सटे उत्तराखंड के 115 से ज्यादा गांव खाली हो चुके हैं और अब इन्हें फिर से बसाने की कोशिश हो रही है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश के करीब 80 गांवों को दोबारा से विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के नजदीक 80 से 120 गांवों को ऐसे ही फिर से बसाने की योजना है। हाल ही में ऐसी कई रिपोर्ट्स आई जिनमें यह बात सामने आई कि चीन लेह और लद्दाख बॉर्डर से सटे अपने इलाके में बहुत तेजी से निर्माण कार्य कर रहा है और चीन इन इलाकों में बहुत सारे आर्टिफिशियल विलेज बसा रहा है और बहुत सारे उसने बसा दिए हैं।
यानी चीन सीमा पर जो इलाके बिल्कुल खाली हैं, वहां किसी दूसरे इलाके से लोगों को लाकर वहां बसा रहा है। इन लोगों को बिना हथियार लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसका वो भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल करेंगे। और कहा यह जा रहा है कि चीन ने भारत की सीमा के आसपास 500 से ज्यादा ऐसे आर्टिफिशियल गांव बसा दिए। इन गांवों को चीन की सेना अपनी डिफेंस पोस्ट के तौर पर इस्तेमाल करती है और चीन की योजना भारत की सरहद से सटे इन गांवों को 2022 के अंत तक तिब्बत के साथ जोड़ने की है। 2016 से 2022 के बीच 6 वर्षों में ब्रिटेन में 4 प्रधानमंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है और अब वहां 5वें प्रधानमंत्री की खोज हो रही है। दूसरा, आर्थिक संकट। 1980 के बाद ब्रिटेन में ऐसा पहली बार हुआ है जब वहां महंगाई दर 11% के स्तर पर पहुंच गई है और यह भारत की तुलना में कहीं ज्यादा है। भारत में महंगाई दर इस समय 7% के आसपास है, ब्रिटेन में 11% है। इसके अलावा ब्रिटेन में खाने पीने के सामान में बहुत जबरदस्त महंगाई हुई है। वहां अब 50% लोग दिन में एक समय का खाना खा रहे हैं। यानी आज आपको खुश होना चाहिए कि आप ब्रिटेन में नहीं बल्कि भारत में रहते हैं। आपने यह कार्यक्रम ऐसा चलाया है कि जो गरीब है, जो बेचारे अपने आप को कहीं नहीं समझते थे कि मैं इस धरती पे क्यों पैदा हुआ हूं, लेकिन यह प्रोग्राम देखकर उनके मन में स्वाभिमान जागा है कि मैं भी एक स्वाभिमानी हूं। सुधीर चौधरी जी, आपने यह कार्यक्रम चलाकर उन लाखों गरीबों को स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया है। आप लोगों ने जो यह मुहिम छेड़ी है बहुत अच्छी है, क्योंकि सभी देहधारियों के अंदर एक ही परमात्मा का वास है, इसलिए सबको सभी का सम्मान करना चाहिए। मेरा स्वाभिमान आपके इस सोने देश में क्रांति ला दी है। कहते हैं ना, पंछियों को मंजिल मिलेगी, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, खामोश रहते हैं अक्सर जमाने में वो लोग जिनके हुनर बोलते हैं। आपने युवाओं के लिए एक ऐसी मुहिम देश में छेड़ दी है जो एक जबरदस्त क्रांति ला रही है। ये आपने जो अभियान चलाया है वो बहुत ही अच्छा है। इस अभियान के तहत मैंने भी प्रण किया है, मेरे पास जितने भी पेशेंट आएंगे मैं उन सबको पूरा सम्मान दूंगा तथा उनका अच्छे से उपचार करूंगा। जय हिंद, जय भारत।